सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट वन शॉट यूटी क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने 15 क्वेश्चन के अंदर मर्ज करा है और इन 15 क्वेश्चन में हम वो सभी टॉपिक्स देखेंगे, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है उनकी हेल्प हो सके और वीडियो से वो पढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी। यानी इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट, नीड्स, ऑब्जेक्टिव किसके, वैल्यू एजुकेशन के, और बताना है इसका क्या सिग्निफिकेंस है आज की सोसाइटी में। स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो देखो, वैल्यू एजुकेशन का मतलब है वैल्यूज़ की एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंसान के अंदर वैल्यूज़, मॉरल्स, एटीट्यूड्स और बिलीफ्स जो है वो डेवलप होते हैं। और इन्हीं वर्ड्स की मीनिंग को हम समझेंगे। तो देखो, वैल्यूज़ का मतलब होता है वो प्रिंसिपल या वो स्टैंडर्ड्स जिन पर चलकर हम अपनी लाइफ को जीते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, काइंडनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब क्या हमारी वैल्यूज़ है। और मॉरल्स की बात करें तो मॉरल्स का मतलब है अच्छी और जो अच्छाई है और जो बुराई है उसकी समझ, यानी क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, अब बात करते हैं एटीट्यूड्स की। तो एटीट्यूड का मतलब हमारे सोचने का तरीका, हम किसी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं, ये क्या है हमारा एटीट्यूड। एंड बिलीव्स की बात करें कि हमारी सोच और हमारा जो विश्वास, आगे लाइन है विच गाइड दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसका मतलब है वैल्यू एजुकेशन हमें गाइड करती है ताकि हम सही और गलत के बीच में डिफरेंस को समझ सके। सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता, डिसीजन भी जो है यहाँ पे सही होने चाहिए। और वही काम कौन करवाता है, वैल्यू एजुकेशन करवाती है। ठीक है, सो वैल्यू एजुकेशन का जो फाइनल गोल है वो एक मीनिंगफुल, रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल लाइफ को जीना है। सिर्फ पैसे कमाना जो है वो सक्सेस नहीं होता, अच्छा इंसान बनना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, ये भी क्या है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम बात करते हैं इसकी नीड्स की, कि नीड क्यों पड़ती है आज के टाइम में, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, टुडेज वर्ल्ड इज फेसिंग मॉरल डिक्लाइन, वायलेंस, करप्शन, सेल्फिशनेस एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट। यानी आज के टाइम दुनिया में जो मॉरल है वो खत्म होते जा रहे हैं, नैतिक मूल्य गिरने शुरू हो गए, वायलेंस हो गया, करप्शन है, सेल्फिशनेस और रिस्पेक्ट की कमी है। तो सोसाइटी में ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस बढ़ गई हैं। मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस का मतलब है यहाँ पे कि जब इंसान सिर्फ जब पैसा, लग्जरी और फिजिकल कंफर्ट के पीछे भागता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, डिससैटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। यानी इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी अंदर से वो उसको खुशी नहीं होती। इसलिए वैल्यू एजुकेशन हमें बताता है कि लाइफ का जो असली पर्पस है वो सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि कैरेक्टर और क्या है, हैप्पीनेस भी है। तो वैल्यू एजुकेशन एक गुड कैरेक्टर बनाती है, सोशल हार्मनी को इन्वॉल्व क्या करती है, इंप्रूव करती है, पीस को प्रमोट करती है और एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करती है। जब हर इंसान जो है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और काइंडनेस को फॉलो करेगा तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट को समझते हैं कि वैल्यू एजुकेशन सिर्फ इंडिविजुअल की जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाता है। सो आई होप कि नीड आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें वैल्यू एजुकेशन की, तो इसमें क्या क्या एम होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मॉरल और एथिक्स वैल्यू डेवलप करना। एथिकल वैल्यूज का मतलब है सही तरीके से काम करना, चाहे कोई देखे या ना देखे। देन दूसरा, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट, यानी कैरेक्टर जो है हमारी असली आइडेंटिटी होती है, पर्सनैलिटी हमारे बिहेवियर, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती है। देन थर्ड, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना, सिर्फ खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए भी। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही देश को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। देन ऑब्जेक्टिव 4 है हार्मनी, पीस और कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। हार्मनी का मतलब है मिलजुल कर रहना, पीस का मतलब है शांति और कॉर्पोरेशन का मतलब है एक दूसरे की हेल्प करना। ये तीनों मिलकर जो है हेल्थी सोसाइटी को बनाते हैं। एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करना। यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करना और उसके बाद जो है राइट डिसीजन लेना। वैल्यू एजुकेशन हमें इम्पल्सिव डिसीजन लेने से क्या है, बचाती है। तो यहाँ पे सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है लाइफ की जो भी चैलेंजेस हैं उनको सामना करना, करेज और कॉन्फिडेंस के साथ। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो तो सबके पास आते हैं, लेकिन वैल्यू एजुकेशन हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम प्रॉब्लम से भागे नहीं बल्कि उसके सामने रहकर उसको सोल्यूशन निकालें। सो आई होप कि ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है प्रेजेंट डे सोसाइटी, यानी आज की दुनिया में इसकी क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। ये स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पर्सनालिटी बनाता है। ठीक है, डिसिप्लिन जो है क्या है, सक्सेस की एक फाउंडेशन है। पॉइंट की बात करते हैं, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और एम्पैथी को क्या करता है, प्रमोट करता है। एंड टॉलरेंस का मतलब होता है दूसरों की बातों से समझना और उनको एक्सेप्ट करना। एम्पैथी का मतलब है यहाँ पे दूसरों के जो इमोशंस हैं उनको फील करना। देन थर्ड पॉइंट की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन वायलेंस, क्राइम और जो करप्शन जैसे जो सोशल लेवल्स इनको कम करना, क्योंकि जब लोग एथिकल वैल्यूज फॉलो करते हैं तो सोसाइटी भी जो है ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, सेफ बन जाती है। देन फोर्थ पॉइंट ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, यूनिटी को प्रमोट करता है और नेशनल जो इंटीग्रेशन है उसको इंप्रूव करता है, यानी पूरे देश को एक साथ जोड़कर ही रखता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है और यहाँ पे जो पीसफुल वर्ल्ड को बनाने में हेल्प करती है, यानी सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन ही नहीं बल्कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसका भी ध्यान रखती है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो कहते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, डिफाइन मोरालिटी एंड मॉरल एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि मोरालिटी क्या है एंड मॉरल एजुकेशन क्या है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है हमें सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले यहाँ देख लो कि मोरालिटी और जो यहाँ पे मॉरल एजुकेशन है दोनों क्या है, अलग अलग है। देखने में कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं ये दोनों वर्ड्स, लेकिन दोनों की मीनिंग बहुत अलग है। मोरालिटी बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और मॉरल एजुकेशन हमें सिखाती है कि वो जो काम हम करना चाहते हैं वो कैसे करना चाहिए मॉरल एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यहाँ से मोरालिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मोरालिटी का मतलब है वो प्रिंसिपल, वो वैल्यूज़, वो स्टैंडर्ड्स जो किसी इंसान को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि उसके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, यानी हर सिचुएशन में सही और गलत का फैसले करना की जो एबिलिटी है उसी को मोरालिटी कहते हैं। ठीक है, अभी की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में लिखा है मोरालिटी रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। यानी इसका मतलब है मोरालिटी कोई एक रूल नहीं है, ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ का कलेक्शन है, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ट्रस्टफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब मिलकर इंसान की जो मोरालिटी है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। गाइड अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। यानी मोरालिटी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि लॉ क्या कहता है, बल्कि हमारा कंसाइसनेस, ठीक है, हमारी इनर वॉइस हमें बताती है कि सच में क्या सही है। जब इंसान उसी के अकॉर्डिंग, अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो उसके बिहेवियर को मॉरल बिहेवियर यहाँ पे कहते हैं। जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे किसी पर्सन का वॉलेट गिर गया, उसको नहीं पता चला, तो आप बिना किसी लालच के वो वॉलेट उठा के उसको वापस कर देते हो, तो ये क्या है, मोरालिटी है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, या आपकी अपनी इनर वॉइस से कि आपको वो चीज़ वापस करनी थी, आपका खुद का डिसीजन था, आपकी खुद की वैल्यूज़ की वजह से आया। तो इसी तरह झूठ ना बोलना, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना, ठीक है, बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना, ये सब क्या है, मोरालिटी के एग्जाम्पल्स हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मॉरल एजुकेशन इज डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। यानी मॉरल एजुकेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लान तरीके से दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैमिली में, टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, या फिर सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, देन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स। यानी सिर्फ लेक्चर देना जो है मॉरल एजुकेशन में नहीं होता, बल्कि जो स्टूडेंट्स उनको प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करवाना भी, और उनको गाइड करवाना और उन्हें अच्छी हैबिट्स में डेवलप करवाना, ये सब मॉरल एजुकेशन का पार्ट होता है। इसके मेन पर्पस होता है जो स्टूडेंट है उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ और गुड कैरेक्टर, एथिकल बिहेवियर को डेवलप करना। तो मान लो टीचर क्लास में ऑनेस्टी का इंपॉर्टेंस समझा रही है आपको, या स्कूल में क्लीननेस ड्राइव ऑर्गेनाइज की जा रही है, या फिर स्टूडेंट को टीम वर्क और कंपैशन सिखाया जा रहा है, तो ये सब क्या है, मॉरल एजुकेशन के एग्जाम्पल है। यानी मॉरल एजुकेशन वैल्यूज़ को सिर्फ पढ़ाती नहीं है, बल्कि उनको प्रैक्टिस भी करवाती है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। मीनिंग की बात करें, पहले मीनिंग के बेसिस पर है मीनिंग। तो मोरालिटी का मतलब है राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल को फॉलो करना, जबकि जो मॉरल एजुकेशन है उसका मतलब है उन प्रिंसिपल्स को सिस्टमैटिकली सीखना। सिंपल वर्ड्स में मोरालिटी प्रैक्टिस है और मॉरल एजुकेशन टीचिंग है। एंड देन सेकंड डिफरेंस यहाँ पे नेचर का। तो एक मोरालिटी की इंटरनल क्वालिटी है, ये इंसान के कैरेक्टर का एक पार्ट होती है, लेकिन मॉरल एजुकेशन एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो टीचर, पेरेंट्स या फिर सोसाइटी के थ्रू मिलती है। देन थर्ड डिफरेंस यहाँ पे ऑरिजिन। तो मोरालिटी का जो है एक्सपीरियंस, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी के जो है से नेचुरली डेवलप होती है, लेकिन मॉरल एजुकेशन प्लान्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप की जाती है। फोर्थ डिफरेंस यहाँ पे फोकस। तो मोरालिटी का फोकस होता है डेली लाइफ में सही काम करना, जबकि मॉरल एजुकेशन का फोकस होता है लोगों को सही काम करना सिखाना। एक करता है और दूसरा उसको सिखाता है, इस तरीके से। देन फिफ्थ डिफरेंस यहाँ पे स्कोप। तो देखो यहाँ पे मोरालिटी में ये क्या होती है, पर्सनल होती है। हर इंसान की मोरालिटी अलग अलग लेवल पे हो सकती है, लेकिन मॉरल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जो सब स्टूडेंट के ओवरऑल मॉरल डेवलपमेंट के लिए दी जाती है। सिक्स्थ यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मॉरल दिया है किसी स्ट्रेंजर की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प करना, और जबकि मॉरल एजुकेशन का एग्जाम्पल है टीचर स्टूडेंट को हेल्प करने की इंपॉर्टेंस समझा रही है, उन्हें इंकरेज कर रही है कि वो भी जो है दूसरों की मदद करे। तो ये क्या है, मॉरल एजुकेशन है। ठीक है, सो तो क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ मोरालिटी, एक्सप्लेन देयर रोल इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी मोरालिटी के क्या जो भी डायमेंशंस है उनको डिस्कस करना है एंड इसका रोल बताना है मॉरल डेवलपमेंट में, कि जब एक इंडिविजुअल का मॉरल यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो उसमें उसका क्या रोल है, किसका, मोरालिटी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर डायमेंशन ऑफ मोरालिटी। डायमेंशन ऑफ मोरालिटी होता क्या है। तो देखो, डायमेंशन ऑफ मोरालिटी रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स और साइड्स ऑफ मॉरल लाइफ। यानी मोरालिटी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, इसके अलग अलग जो है पहलू यानी एस्पेक्ट्स हैं, वो हैं। इन सभी एस्पेक्ट्स को मिलाकर ही किसी इंसान की मॉरल पर्सनैलिटी है उसको बनाया जाता है। विच टुगेदर गाइड अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी ये सारे डायमेंशन मिलकर हमें सही और गलत का जो डिसीजन है उसको लेने में मदद करते हैं। सिर्फ नॉलेज होना जो है इनफ नहीं है, फीलिंग्स भी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर भी होना चाहिए, सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तब जाकर एक कंप्लीट मॉरल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशन और मोरालिटी की। पहला फर्स्ट डायमेंशन है कॉग्निटिव डायमेंशन। यानी कॉग्निटिव का सिंपल मतलब होता है थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। ठीक है, ये मॉरल अवेयरनेस और जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड होता है। यानी इंसान को पता होना चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और किसी सिचुएशन में सही डिसीजन कौन सा होगा।
जैसे मान लो अगर किसी स्टूडेंट को चीटिंग करना गलत लगता ही नहीं तो ऑब्वियसली वो चीटिंग को रोक ही नहीं पाएगा, इसलिए सबसे पहले नॉलेज होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं रोल की। इसका रोल है इंसान को मॉरल वैल्यूज समझाना और उसकी डिसीजन मेकिंग में मदद करना, ठीक है, उसको बेटर बनाना। ये हमें जो है सोचने की जो डायरेक्शन है वो देता है। देन सेकंड यहाँ पे अफेक्टिव डायमेंशन, मतलब अफेक्टिव का जो रिलेशन होता है वो फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड और वैल्यूज से होता है। ये जान लेना है कि किस किस की हेल्प करनी है काफ़ी नहीं होता, दिल में एम्पैथी भी होनी चाहिए, कंपैशन भी होना चाहिए, काइंडनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एम्पैथी, लव, काइंडनेस और रिस्पेक्ट को डेवलप करता है। एग्जांपल के लिए समझ लो, अगर किसी गरीब इंसान को देखकर उसकी हेल्प करना चाहते हो आप, तो ये अफेक्शन डायमेंशन का इफेक्ट होगा, ठीक है। अब थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं, बिहेवियरल डायमेंशन। तो बिहेवियर का मतलब है हमारे एक्शंस, हमारी डेली हैबिट्स, हमारा एक्चुअल बिहेवियर, यानी आप जो सोचते हैं, आप जो फील करते हैं, क्या वैसे ही आप एक्ट भी करते हैं। जैसे मान लो अगर आप क्लीननेस में बिलीव करते हैं तो क्या आप सच में डस्टबिन यूज़ करते हैं? अगर आप ये बिहेवियर, तो ये क्या है? अगर हाँ तो क्या ये क्या है? एक बिहेवियरल डायमेंशन है। इसके रोल की बात करें तो इसका रोल है मॉरल वैल्यूज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करवाना, क्योंकि रियल मोरालिटी वही होती है जो एक्शन में दिखाई दे, ठीक है। अब फोर्थ, सो ये वाला जो डायमेंशन है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉग्निटिव या फिर वॉल्यूशनल डायमेंशन। ये डायमेंशन रिलेट करता है विल पावर, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन और सेल्फ कंट्रोल से। कभी कभी हमें पता होता है कि क्या सही है, दिल भी मानता है, लेकिन जो है टेम्पटेशन की वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और यहीं पर कॉग्निटिव डायमेंशन का जो रोल है वो शुरू होता है। ये हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सही डिसीजन लेने की जो क्या करता है, ताकत देता है। इसके रोल की बात करते हैं, डिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन फिफ्थ है यहाँ पे सोशल डायमेंशन। इंसान कभी अकेला नहीं रहता, वो फैमिली के साथ रहता है, सोसाइटी में रहता है, और नेशन का भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है। तो इसलिए मोरालिटी का रिलेशन सिर्फ खुद से नहीं है बल्कि सोसाइटी से भी होता है, ठीक है। ये ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी रिलेशनशिप है उनको क्या करता है, रिलेट होता है। इसके रोल की बात करते हैं, कॉपरेशन, जस्टिस, ठीक है, रिस्पेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करता है। जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पब्लिक पॉवर्टी की केयर करना या दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करना, ये सब क्या है, सोशल डायमेंशन का एग्जांपल है। अब सिक्स्थ यहाँ पे स्पिरिचुअल डायमेंशन, लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये, ठीक है ना। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन से कनेक्ट है, इसका मतलब है लाइफ का हायर पर्पस समझना, इनर पीस डेवलप करना, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन जैसे जो वैल्यूज है उनको अपनी लाइफ में लाना, ठीक है। और इसके रोल की बात करें तो लाइफ को मीनिंग देता है और इंसान को अंदर से क्या करता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो स्पिरिचुअली मैच्योर होता है तब उसका बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रोल इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सारे डायमेंशन मिलकर मॉरल डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले करते हैं हम इसमें ये देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। देन हर सिचुएशन में राइट डिसीजन लेने की जो है एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। देन गुड हैबिट्स, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन जो है उसको डेवलप करते हैं। देन खुद के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है उसको डेवलप करते हैं। एंड हार्मनी, पीस और बेटर सोसाइटी बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बैलेंस करके रखता है, यानी कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी, पीस एंड हार्मनी, हाउ डू दीज वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू नेशनल बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि इसमें प्रैक्टिकल लाइफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्योंकि किसी भी देश की प्रोग्रेस सिर्फ इकोनॉमी या जो टेक्नोलॉजी है उससे नहीं आती बल्कि उस देश के सिटीजन्स की वैल्यू से होती है, ठीक है। अगर किसी नेशन में डेमोक्रेसी है, पीस है और हार्मनी है तो वो नेशन जो है लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और जो है क्या रहेगा, डेवलप बनता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी, पीस एंड हार्मनी, कैसे यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो देखो, डेमोक्रेसी, पीस और हार्मनी के बीच रिलेशनशिप होता क्या है। तीनों अलग अलग वैल्यूज जरूर हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या है, कनेक्टेड हैं। ये एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी हर सिटीजन को पता होना चाहिए, ये बात उसको याद रखनी चाहिए कि उसका अधिकार होता है अपने इस पे देश पर, हर इंसान को क्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी देश के इंपॉर्टेंट डिसीजन में हर सिटीजन जो है इनडायरेक्टली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है वोटिंग के थ्रू। इसलिए डेमोक्रेसी किसी भी नेशन की जो है फाउंडेशन होती है। अब पीस की बात करते हैं तो पीस का मतलब है लड़ाई या वायलेंस ना होना, ठीक है। रियल पीस तब होता है जब लोग एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। पीस इज द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, लॉ एंड डायलॉग्स, यानी जहाँ जस्टिस होता है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और जहाँ कन्फ्लिक्ट कम होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली पीस भी डेवलप हो जाता है। तो पीस किसी भी सोसाइटी का क्या करता है, तो पीस क्या करता है, किसी भी सोसाइटी को क्या करता है, स्टेबल बना के रखता है। देन हार्मनी की बात करें, हार्मनी का मतलब है मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, कॉपरेशन से लाइफ को जीना। एंड इंडिया जैसी कंट्री में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, लेकिन जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हार्मनी क्रिएट होती है, ठीक है। तो हार्मनी अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और कॉपरेशन से क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? सबसे पहले देखो, डेमोक्रेसी लोगों को इक्वल राइट्स की फ्रीडम देती है। जब सबको जस्टिस और इक्वालिटी मिलेगी तो सोसाइटी में ट्रस्ट डेवलप होगा और ट्रस्ट की वजह से पीस मेंटेन होता है और जब लोग पीसफुली एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हार्मनी डेवलप होती है और इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो फाउंडेशन बनती है पीसफुल, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी देती है और हार्मनी लोगों को एक साथ जोड़ती है। ये तीनों मिलकर जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं हाउ दीज वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट टू नेशनल बिल्डिंग्स, किस तरीके से ये सारी जो वैल्यूज़ है कंट्रीब्यूट करें नेशन को बिल्ड करने में। तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग रीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशन होने के बाद भी सब एक नेशन के रूप में साथ में रहते हैं। डेमोक्रेसी हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करती है, पीस और हार्मनी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। इसी वजह से नेशनल जो यूनिटी स्ट्रांग होती है। देन सेकंड पॉइंट की बात करें, इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी। डेमोक्रेसी सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर सिटीजन को इक्वल राइट जो है मिलने, कोई रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सोसाइटी में फेयरनेस बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होंगे। देन थर्ड है यहाँ पे क्रिएट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी एक पीसफुल सिक्योर जो यानी पीसफुल सोसाइटी में वायलेंस कम होता है, क्राइम कम होता है, फियर कम होता है, और जब लोग एनवायरमेंट में सिक्योर होते हैं तब एजुकेशन, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट जो है इजीली पॉसिबल हो जाता है। तो पीस किसी भी नेशन की स्टेबिलिटी का क्या है, बेस होता है। फोर्थ बात करते हैं इनकरेजेस डेवलपमेंट, यानी जब कंट्री में पीस और हार्मनी होती है तो गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है इकोनॉमी पर करती है। और जो रिसोर्सेज है वो किसी लड़ाई दंगे में जो है वेस्ट नहीं होते, बल्कि डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है उनको। इसी वजह से जो नेशन है फास्ट प्रोग्रेस कर पाता है। बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरेक्टर, यानी ये वैल्यू सिटीजन्स के अंदर पैट्रियोटिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और कॉपरेशन डेवलप करती है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वही जो है स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाता है। नेशन बिल्डिंग जो है सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, हर सिटीजन की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रमोट ग्लोबल पीस एंड रिस्पेक्ट, यानी अगर कोई नेशन डेमोक्रेटिक है, पीसफुल है, हार्मोनियस है तो क्या होगा, यहाँ पे दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज है वो भी उस नेशन की रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे नेशंस इंटरनेशनल लेवल पे पीस, कॉपरेशन और डिप्लोमेसी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसी वजह से उनकी ग्लोबल इमेज जो है वो भी स्ट्रांग होती है। अब देखो रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लो क्लासरूम में टीचर सब स्टूडेंट को इक्वली बोलने का चांस देती है, ये क्या है, डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। लेकिन दूसरा, दो फ्रेंड्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन वो फाइट करने के बजाय बातचीत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, तो ये क्या है, पीस का एग्जांपल है। एंड थर्ड, स्कूल में अलग अलग रिलीजन के स्टूडेंट्स जो है मिलजुल के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्या है, हार्मनी है। और जब ये तीनों वैल्यूज एक साथ फॉलो होती हैं तो तब एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और बेटर इंडिया डेवलप होता है। सही हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सप्लेन इट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। सो जब हम इंडियन कल्चर का नाम सुनते हैं तो सिर्फ फेस्टिवल, टेम्पल से ट्रेडिशन, क्लोथ्स जो है हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए, बल्कि इंडिया का जो वे ऑफ लाइफ है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, हमें जीना नहीं सिखाती बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी साथ साथ सिखाती है। इसलिए आज हम समझेंगे इंडियन कल्चर क्या है, इसमें और इसके क्या मेन फीचर्स है और ये ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करती है, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो देखो, इंडियन कल्चर का मतलब सिर्फ डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल नहीं होता, बल्कि हमारे बिलीव्स, हमारी कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस वैल्यूज़, ठीक है, फिलॉसफी और पूरे जो लाइफस्टाइल है इंडियन कल्चर जो है कहलाता है। और ये सारे जो कल्चर है ये एक दो साल में नहीं बनते, बल्कि हज़ारों सालों से डेवलप होता आ रहा है आज तक। इसी वजह से इंडियन कल्चर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रिच कल्चर्स में से एक मानी जाती है। ठीक है, इंडिया में जो है अलग अलग रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, लेकिन फिर भी हम एक नेशन के रूप में जो है साथ में रहते हैं। इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, वासुदेवा कुटुंबकम ये एक संस्कृत का बहुत ही फेमस फैला है। ठीक है, इसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना परिवार जो है समझना चाहिए। ये क्या है, इंडियन कल्चर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। स्पिरिचुअल, एथिकल एंड इंक्लूसिव, यानी इंडियन कल्चर सिर्फ मटेरियल जो सक्सेस है उस पर फोकस नहीं करता, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, एथिक्स और ह्यूमैनिटी जो है उसको इक्वली इंपॉर्टेंस यहाँ पे देता है। ये सिखाता है कि सक्सेस जो है उसके साथ साथ गुड ह्यूमन बीइंग जो है वो बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी इंडियन कल्चर में हर रिलीजन, हर लैंग्वेज, हर कास्ट और हर कम्युनिटी की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी वजह से इंडिया को डाइवर्सिटी का जो है सिंबल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके मेन यहाँ पे फीचर्स क्या क्या हैं। तो बात एंशियंट एंड रिच हेरिटेज, यानी इंडिया का कल्चर जो है हिस्ट्री के हज़ारों साल पुराना है। वेदास, उपनिषद वगैरह, रामायण, महाभारत, तो बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे रिच हेरिटेज का क्या है, हिस्सा है। ये नॉलेज, ये हमें नॉलेज, विजडम और वैल्यूज़ देता है। इन डाइवर्सिटी, यानी इंडियन कल्चर हमें सिखाती है कि डिफरेंसेस के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और हार्मनी के साथ कैसे रहा जाता है। इसी वजह से इंडिया की डाइवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन की। ठीक है, तो इंडियन कल्चर लाइफ को सिर्फ जो है फिजिकली लेवल पर नहीं दिखाते, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी फोकस करता है। इसका मेन पर्पस होता है ट्रुथ को समझाना, सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करवाना, इनर पीस को क्या करना, क्रिएट करना। टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की बात करें तो दूसरों की बिलीव्स और ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना। इंडियन कल्चर जो है किसी भी थिंकिंग पे किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लगाता, बल्कि एक्सेप्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देता है उनके डिसीजंस को। ठीक है, अब उनकी थिंकिंग को। अब बात करते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी वैल्यूज़ की। तो देखो,
इंडियन कल्चर में फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट और कम्युनिटी के साथ मिलकर रहना, ये सब क्या इंडियन कल्चर की आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं एथिकल एंड मॉरल बेस की। तो इंडियन कल्चर का बेस ही क्या है? मोरालिटी है। ये धर्म, कर्म, ट्रुथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जो भी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। इसी वजह से ये कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियन कल्चर ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करता है, जिसमें पहला आता है रिस्पेक्ट। तो इंडियन कल्चर रिस्पेक्ट सिखाती है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी, टीचर्स की, एल्डर्स की और हर लिविंग बीइंग की रिस्पेक्ट करना। तो रिस्पेक्ट ही जो है हेल्थी रिलेशनशिप की क्या होती है? फाउंडेशन होती है। अब बात करते हैं नॉन वायलेंस की। तो इंडियन कल्चर अहिंसा का मैसेज देती है। अहिंसा का मतलब है किसी को अननेसेसरी हार्म ना पहुंचाना, ठीक है। कंपैशन, काइंडनेस और पीस को प्रमोट करना। इसी वजह से महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को जो है सबसे बड़ा जो है प्रिंसिपल यहाँ पे बनाया था। अब टॉलरेंस की बात करते हैं तो इंडियन कल्चर जो है डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर को एक्सेप्ट करना यहाँ पे सिखाता है। ये हमें नैरो थिंकिंग से बाहर निकालकर ब्रॉड माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करता है। देन ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी इंडियन कल्चर में सत्य यानी ट्रूथ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। सच बोलना, ऑनेस्ट रहना और फेयर डिसीजन लेना, ये सब क्या है? हमारे कल्चर का हिस्सा है। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। तो योगा, मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल इंडिया के कल्चर की क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये हमें इमोशंस को कंट्रोल करना, पेशेंस रखना और जो डिसिप्लिन लाइफ है उसको जीना सिखाता है। अब बात करते हैं हार्मनी की, सोशल हार्मनी की। तो इंडियन कल्चर इक्वालिटी, जस्टिस, सर्विस और कॉपरेशन को जो है प्रमोट करता है। जब सोसाइटी में हार्मनी होगी तो डेवलपमेंट भी उससे क्या होगी? फास्ट होगी। अब बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। तो देखो सबसे ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। वासुदेवा कुटुंबकम का कंसेप्ट हमें यहाँ सिखाता है कि पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया क्या है? एक फैमिली है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब यहाँ पे क्या है? इक्वल है। ये थिंकिंग जो है ग्लोबल पीस को प्रमोट करती है। तो अब बात इंडियन कल्चर की कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म, यानी हमें नॉन वायलेंस और कंपैशन सिखाता है। देन गुरु शिष्य ट्रेडिशन, यानी रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और लाइफ लॉन्ग जो है लर्निंग का एक सिंबल है। एंड इंडियन फेस्टिवल जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरुपुरब यूनिटी, लव, शेयरिंग और जो है कल्चरल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। योगा और मेडिटेशन सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और जो मेंटल पीसेस को डेवलप करते हैं। एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी निष्कर्षम सेवा, हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की जो है हेल्प करना सिखाती हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है मेजर वैल्यूज जो इंश्राइन करती है इंडियन फिलॉसफी को और डिस्कस करने हैं उसकी रिलेवेंस किसमें? कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में। वे ऑफ लाइफ है जो हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देता बल्कि ये बताता है कि इंसान को अपनी लाइफ कैसे बितानी चाहिए। इसमें ट्रस्ट, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी जैसे यूनिवर्सल जो वैल्यूज है इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, इंडियन फिलॉसफी क्या है? तो देखो इंडियन फिलॉसफी इज नॉट जस्ट अ थ्योरी बट अ वे ऑफ लाइफ, यानी ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जो हमें मीनिंगफुल, पीसफुल और बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाती है। ये इटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, यानी ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर टाइम, हर सोसाइटी, हर जनरेशन के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। एंड इन सबका जो कॉमन पर्पस होता है वो ये होता है कि इंसान को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। मेजर वैल्यूज इंश्राइंड इन इंडियन फिलॉसफी, यानी इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से इंडियन फिलॉसफी की जो मेन वैल्यूज हैं उनको समझेंगे, जिसमें पहला है ट्रुथ यानी सत्य। सबसे पहली वैल्यू है ट्रुथ यानी सत्य। इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ट्रुथ सबसे हाईएस्ट वैल्यू मानी गई है। सत्य, इसका मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं होता बल्कि सच सोचना, सच को बोलना और सच के अकॉर्डिंग अपने काम को करना, यही क्या है? सत्य है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते, यानी आखिर में जीत हमेशा किसकी होती है? सच की होती है। टाइम में ट्रस्ट को बिल्ड करता है एंड क्या करता है, चाहे फैमिली हो, बिजनेस हो या सोसाइटी हो, ऑनेस्ट जो ट्रांसपेरेंसी हर जगह होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिर बात करते हैं नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की। इसका मतलब होता है किसी भी लिविंग बीइंग को बिना वजह हार्म ना पहुंचाना। ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक लिमिटेड नहीं होता, वर्ड्स और बिहेवियर में जो है काइंडनेस होनी चाहिए। वर्ल्ड में जहां वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, अहिंसा, पीस, टॉलरेंस जो और हार्मनी है उसको प्रमोट करना चाहिए। राइटियसनेस धर्म की, तो धर्म की सिर्फ रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली निभाना और हमेशा राइटियस पैथ पे चलना। इसके रिलेवेंस की बात करें, ये वैल्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस और एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल यानी संयम की। तो संयम का मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल, और इसका मतलब होता है अपनी डिजायर्स, एंगर, ग्रीड, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वही लाइफ में क्या करता है? बैलेंस्ड डिसीजन ले पाता है। इसकी रिलेवेंस की बात करें तो आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में सेल्फ कंट्रोल, मेंटल पीस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है वो डेवलप करता है। इन फिलॉसफी की सबसे ब्यूटीफुल वैल्यू वासुदेवा कुटुंबकम, इसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी सिर्फ अपने लोग ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी जो है उसको अपना समझना चाहिए। इसकी रिलेवेंस की बात करें तो ये वैल्यू यूनिटी, इक्विटी और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। इसके टाइम में ये जो वैल्यू है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सो टॉलरेंस की बात करें जिसको सहिष्णुता कहते हैं, दूसरों के बिलीव्स, ओपिनियन और कल्चर की रिस्पेक्ट करना होता है। इसमें ऋग्वेदा में कहा गया है एकदम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी ट्रुथ जो है, यानी जो सच है वो एक ही होता है, बस उसको समझने के जो तरीके हैं वो लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। इसके रिलेवेंस की बात करें तो टॉलरेंस से डाइवर्सिटी में हार्मनी बनती है और जो सोसाइटी है उसमें अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हैं। अब बात करते हैं सेवंथ परस्यूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही इग्नोरेंस को दूर करता है, नॉलेज ही विजडम तक पहुंचाता है, ठीक है। इसकी रिलेवेंस की बात करें तो आज के टाइम में नॉलेज, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी यानी सेवा यानी सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इंडिया किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है।
ये क्या है, सबसे नोबल ड्यूटी मानी गई है। ठीक है, रेलेवेंस की बात करें, सेवा से एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरिंग सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। इसी वजह से इंडियन फिलॉसफी में सेवा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। रेलेवेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। अब सवाल आता है ये सारी जो वैल्यूज़ आज के मॉडर्न सोसाइटी में कितने रिलेवेंट है। सबसे पहले डाइवर्सिटी में यूनिटी को प्रमोट करती हैं एंड वायलेंस से भरी दुनिया में पीस और हार्मनी को स्टैब्लिश करती हैं। ये पर्सनल डेवलपमेंट में मेंटल वेलबींग और इमोशनल बैलेंस उसको इंप्रूव करती हैं एंड इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है वो लोगों में डेवलप करती है। ये एथिकल लीडरशिप, जस्टिस और ह्यूमन राइट को सपोर्ट करती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूथ को वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने की क्या देती है, इंस्पिरेशन देती है। यानी सक्सेसफुल होने के साथ साथ हमें ह्यूमन बीइंग भी बनना भी ये सिखाती है, हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना भी ये सिखाती है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें एक्सप्लेन करने इसकी इंपॉर्टेंस को, जो कि प्रमोट करती हैं यूनिटी को, हार्मनी को इंडियन सोसाइटी में। तो स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज़ कल्चरल प्लूरलिज्म को। तो देखो है कि एक ही सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल का होना और सबको यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट देना। यानी सिर्फ डिफरेंसेस को टॉलरेट करना ही नहीं बल्कि उनको एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना और कल्चरल, ये क्या है, कल्चरल प्लूरलिज्म है। ठीक है, ये फीचर्स, इनके कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, यानी इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुज़म है, इस्लाम है, सिखिम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। सबकी बिलीफ अलग अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबको क्या है, इक्वल राइट्स देता है। यही कल्चरल प्लूरलिज्म की क्या है, पहली पहचान है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती बल्कि तमिल जो है, तेलुगु है, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती और बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस है जो कि बोली जाती है। और हर लैंग्वेज अपनी कल्चर की क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है और यहाँ पे सबको जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, यानी हर स्टेट की अपनी हर स्टेट का अपना एक कल्चर होता है। जैसे अपने फेस्टिवल है, अपनी ड्रेसिंग है, अपना फूड है, अपनी म्यूजिक और डांस ट्रेडिशन है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी इंडिया, और यही डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया को यूनिक बनाती है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशन की, यानी हर कम्युनिटी के अपनी ट्रेडिशंस और अपने कस्टम्स होते हैं। कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद, कोई गुरु पूरा बनाता है, कोई क्रिसमस बनाता है। तो सबके जो सेलिब्रेशन है उनका अलग अलग, उनका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है सबको इसमें मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ वे ऑफ लिविंग लाइफ की, यानी हर इंसान का जो लाइफ स्टाइल है अलग होता है। किसी का जो फूड, किसी की फूड हैबिट अलग होती है, किसी की ड्रेसिंग सेंस अलग है, किसी की अलग थिंकिंग है। कोई जो प्लूरलिज्म है जो हमें यही सिखाता है कि डिफरेंसेस के बावजूद भी हमें एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके साथ में रहना चाहिए। एंड देन यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये एक्सेप्टेंस। सिर्फ टॉलरेंस करना काफ़ी नहीं होता बल्कि यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी भी जरूरी होती है। इंडियन कल्चर में हमें यही सिखाया जाता है कि हर एक दूसरे कल्चर की जो है यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सो बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस की, जो कल्चरल प्लूरलिज्म है वो किस तरीके से जो है प्रमोट करता है यूनिटी और हार्मनी को। ठीक है, जिसमें पहला है प्रमोट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी ये हमें सिखाता है कि हम लैंग्वेज में, रिलीजन में या फिर जो कल्चर्स में अलग तो हो सकते हैं लेकिन नेशनैलिटी में हम एक ही हैं, हम सब जो है इंडियंस हैं। इसी से जो हमारी टुगेदरनेस है वो डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट है क्रिएट्स हार्मनी एंड पीस, यानी जब लोग एक दूसरे की बिलीव्स और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं और सोसाइटी में पीस और हार्मनी जो बनी रहती है। देन थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथन इंडियन इंटीग्रेशन, यानी कल्चरल प्लूरलिज्म लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। ये नेशंस को जो है इमोशनली कनेक्ट करता है। इसी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इंडिया और भी ज़्यादा यूनाइटेड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बिल्ड्स टॉलरेंस एंड एम्पैथी, यानी टॉलरेंस का मतलब है दूसरे की बिलीव्स की रिस्पेक्ट करना और एम्पैथी का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को समझना, जो है कल्चरल प्लूरलिज्म के थ्रू क्या होती है, नेचुरली डेवलप होती हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, इनकरेज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कल्चरल प्लूरलिज्म कहता है हर कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसी के साथ रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर जो भी है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट की है प्रमोट्स नेशनल एंड ग्लोबल इमेज, यानी जब किसी कंट्री में डाइवर्सिटी के बावजूद पीस और हार्मनी होती है तो पूरी दुनिया उस कंट्री की रिस्पेक्ट करती है। इंडिया की प्लूरलिस्टिक कल्चर भी उसकी ग्लोबल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कुछ यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के। जैसे दिवाली है तो दिवाली सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कोई और दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, उनसे गले मिलते हैं, ब्रदरहुड का यहाँ पे मैसेज देते हैं। क्रिसमस वाले दिन जो पूरा इंडिया वो खुशी से लव के साथ, प्यार के साथ इसको सेलिब्रेट करता है। और गुरु पूरब हमें इक्वालिटी, सर्विस और कंपैशन सिखाता है। और जो इंडिया के कल्चरल फेस्टिवल है जैसे बैसाखी, पोंगल, ओणम, नवरात्रि, सब लोगों को एक साथ लाते हैं। यही कल्चर जो है यही कल्चरल प्लूरलिज्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें डिफाइन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड होती है अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। इसका मतलब होता है ऐसे डेवलपमेंट जो आज के लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करें लेकिन इस प्रोसेस में फ्यूचर जनरेशन की रिसोर्सेज खत्म ना करें, यानी हम नेचर का यूज़ करें लेकिन उसका मिसयूज़ ना करें। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो 3 पिलर के बैलेंस पर जो होता है बेस्ड होता है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास इन्वायरमेंट, देन सोसाइटी, देन फिर आता है यहाँ पे इकोनॉमी।
ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है इन्वायरमेंट यानी प्लैनेट। सबसे पहला है इन्वायरमेंट। हमें फॉरेस्ट, वाटर, एयर और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है यहाँ पे, क्योंकि हेल्थी इन्वायरमेंट के बिना लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। देन सेकंड यहाँ पे सोसाइटी यानी पीपल। दूसरा पिलर जो मैंने आपको बताया सोसाइटी, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ और सेफ लाइफ जो है मिलनी चाहिए। डेवलपमेंट तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब सबका डेवलपमेंट साथ होगा। देन फिर आता है तीसरा पिलर है इकोनॉमी, जिसको प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसी ग्रोथ जो इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना हो, तो इसी बैलेंस को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज है जो कि जरूरी हैं, जिनकी जरूरत जो कि रिक्वायर है अचीव करने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ को यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर नेचर, यानी सबसे पहली वैल्यू है नेचर की रिस्पेक्ट। जिस हमें फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल और जो भी वाइल्ड लाइफ उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचर सिर्फ जो है हमारे लिए नहीं है, बाकी पूरी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वाइजली यूज़ करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सेकंड है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, हर इंडिविजुअल और हर कम्युनिटी की ड्यूटी है कि रिसोर्सेज का वो मिसयूज़ ना करे, जैसे बिजली, पानी, फ्यूल और नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर फ्यूचर नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट होगा तो ये क्या होगा? एक तरीके से फ्यूचर की जनरेशन के राइट्स को छीनना होगा। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वही है जो नेचर और सोसाइटी दोनों के लिए क्या हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। अब थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विटी एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस। ठीक है, इसका मतलब है रिसोर्सेज सबको जो है इक्वली मिलनी चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन ही नहीं बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इस पे क्या है? इक्वल राइट है। डेवलपमेंट तभी सस्टेनेबल होगा जब जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो मेंटेन होगी। अब बात करते हैं कंपैशन एंड केयर फॉर अदर। तो कंपैशन यानी सभी लिविंग बींग्स के लिए जो है केयर और काइंडनेस जो है सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि सभी लिविंग बींग्स के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए? केयर और काइंडनेस होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं और फ्यूचर जनरेशन का भी जो है यहाँ पे ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी है। ये वैल्यूज एम्पैथी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करती है? डेवलप करती हैं। मॉडरेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसका मतलब है ओवर कंजप्शन से बचना, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही रिसोर्सेज का यूज़ करना, यानी सिंपल लाइफस्टाइल जिए, कम वेस्टेज करें और डिसिप्लिन हैबिट्स जो है सस्टेनेबल फ्यूचर के बेस पर, इसको अपनी हैबिट्स को जो है डिसिप्लिन रखें जो भी है सस्टेनेबल फ्यूचर के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला बात करते हैं हम। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को एक इंसान जो अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए टीम वर्क इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट है, स्कूल, कम्युनिटीज़ और सिटीजन सबको मिलकर जो इसमें काम करना पड़ता है। इसी कॉर्पोरेशन से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। देन सेवंथ है यहाँ पे अवेयरनेस एंड इन्फॉर्म चॉइस, यानी अवेयरनेस। सबसे पहले हमें इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए उनके लिए, जो और उसके बाद जो डेली लाइफ है हमारी उसमें इन्फॉर्म डिसीजन हमें लेनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक का कम यूज़ करना, वाटर सेव करना, ठीक है, एंड पॉल्यूशन रिड्यूस करना। इन सब की जो सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचना। ठीक है, सिर्फ आज के बेनिफिट्स नहीं सोचे या फ्यूचर के बेनिफिट्स, फ्यूचर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। डेली लाइफ के एग्जांपल है, जैसे प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को बचाना चाहिए, जैसे आप कमरे में नहीं बैठे हो, कमरे से बाहर जा रहे हो, कमरे में कोई नहीं है तो लाइट, पंखा वगैरह सब बंद कर दो। एंड टैप को नहीं खोलना चाहिए, शावर से ज़्यादा देर तक जो है नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, सिग्रेशन वेस्ट जो है और रिसाइकलिंग करना चाहिए, वेस्ट को सिग्रेशन करना चाहिए, वेस्ट को उसको रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्लांट एंड ट्रीज जो है उनको प्रोटेक्ट करने चाहिए बहुत सारे, एंड जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं क्वेश्चन 9, इसमें करना है मेजर थ्योरीज ऑफ गुडनेस। ठीक है ना, इवेलुएट करना है इनके रिलेवेंस को वैल्यू एजुकेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले समझो थ्योरीज ऑफ गुडनेस होता क्या है। तो थ्योरीज ऑफ गुडनेस जो है वो हमें बताती है कि गुडनेस क्या है और हमें अच्छा इंसान क्यों बनना चाहिए। ये सिर्फ राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस नहीं बताती, बल्कि हम मॉरल वैल्यूज डेवलप करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, इस इंडिविजुअल को राइट पैथ जो भी चूज करने में क्या करती है? हेल्प करती है, जिससे पर्सनल वेलबींग और सोशल हार्मनी दोनों क्या होते हैं? इंप्रूव होती हैं। मतलब अच्छे वैल्यूज सिर्फ हमें जो है बेनिफिट नहीं देते, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी क्या करते हैं? बेटर होते हैं, पूरी सोसाइटी को क्या करते हैं? बेटर बनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेजर थ्योरीज है गुडनेस की। पहला इसमें हेडोनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गुडनेस का मतलब है प्लेजर को इंक्रीज करना और पेन को अवॉइड करना, यानी जो काम हमें ज़्यादा हैप्पीनेस दे वही गुड माना जाता है। जैसे मान लो अगर आप अपने किसी दोस्त की हेल्प करते हैं उसकी वजह से जो है आप दोनों को क्या है? खुशी मिलती है, तो ये क्या है? हेडोनिस्टिक थ्योरी है। तो हेडोनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक गुड एक्शन है। ठीक है, अब रिलेवेंस इन वैल्यू एजुकेशन की बात करें तो ये थ्योरी पॉजिटिव एक्सप्रेशन और हैप्पीनेस को क्या करती है? इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दूसरों की हैप्पीनेस का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखनी होती इसमें। क्रिएटिव थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गुडनेस हमें किसी बुक से नहीं बल्कि हमारी इनर वॉइस कंसाइजनेस से पता चलती है। कभी कभी कोई गलत काम करते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर से आवाज आने लगती है कि ये काम सही नहीं है। जैसे मान लो किसी को झूठ बोलने से पहले अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, तो ये क्या है? कंसाइजनेस का सिग्नल है। रिलेवेंस की बात की तो ये थ्योरी सेल्फ अवेयरनेस, कंसाइजनेस और मॉरल सेंसिटिविटी को क्या करता है? डेवलप करता है। थर्ड यहाँ पे इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि मॉरल वैल्यूज एक ही दिन में नहीं बनाई जा सकती, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ कॉपरेशन, केयर, जस्टिस और ह्यूमैनिटी जैसे जो वैल्यूज है वो डेवलप हुई। जैसे सर्वाइवल से लेकर टीम वर्क और कॉपरेशन तक का जो सफर है इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। रिलेवेंस की बात करें तो ये थ्योरी बताती है कि वैल्यूज सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सोशल कन्वेंशन थ्योरी की। तो ये थ्योरी जो है रूल्स और नॉर्म्स सोसाइटी को एक्सेप्ट करती है, वही गुडनेस का बेस है।
ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, लाइन में खड़े रहना, ठीक है, पब्लिक प्लेस को क्लीन रखना, ये सब क्या है, सोशल कन्वेंशन है। इसकी रिलेवेंस की बात करें तो ये थ्योरी लॉज, रूल्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करना सिखाती है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल थ्योरी की। तो स्पिरिचुअल थ्योरी की बात करें यहाँ पे, ये क्या होती है, तो स्पिरिचुअल थ्योरी वो होती है, एक ऐसी थ्योरी क्या है, इसको एक ऐसी थ्योरी कहा जाता है कि इसकी असली गुडनेस अंदर की प्योरिटी, लव, डिवाइन कनेक्शन से आती है। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि दिल से अच्छा होना भी जो है वो रियल गुडनेस है। जैसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी नीडी पर्सन की हेल्प करना या सेवा करना स्पिरिचुअल गुडनेस का क्या है, ये एग्जाम्पल है। रिलेवेंस की बात करें तो ये थ्योरी इनर पीस, कंपैशन, सेल्फलेस सर्विस और यूनिवर्सल लव को क्या करती है, प्रमोट करती है। अब बात करते हैं रैशनल थ्योरी की। तो रैशनल थ्योरी जो है हमें कहती है कि हमें हर डिसीजन जो है इमोशन से नहीं लेने चाहिए बल्कि लॉजिक और रीजन से लेने चाहिए, यानी सिचुएशन में सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए, और यही क्या है, गुडनेस है। जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंस को जो है एनालाइज करना चाहिए। इसकी रिलेवेंस की बात करें तो ये थ्योरी क्रिटिकल थिंकिंग, फेयरनेस और एथिकल डिसीजन मेकिंग को इनकरेज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन रिलेवेंस इन वैल्यू एजुकेशन आता है। ये थ्योरीज वैल्यू एजुकेशन में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो सबसे पहले ये स्टूडेंट को गुडनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट समझाने में हेल्प करती हैं। ये मॉरल रीजनिंग, कंसाइसनेस और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है डेवलप करती हैं। ये हमें बैलेंस और वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेने जो है सिखाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपैशनेट और एथिकल सिटीजन बनने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे ये मॉरल थिंकिंग डेवलप करती है, कैरेक्टर बिल्ड करती है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करती है, सोशल वेलबींग को इंप्रूव करती है, और हमें जो है एक सही चॉइस लेना सिखाती है। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है मेजर थ्योरीज ऑफ कंडक्ट, कि यहाँ पे हमें बताना है मेजर थ्योरीज ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे डिस्कस करना है, उसके सिग्निफिकेंस को बताना है कि कैसे वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ से कि कंडक्ट होता क्या है। तो कंडक्ट का मतलब है इंसान का बिहेवियर, यानी किसी सिचुएशन में वो किस तरह से सोचता है, फील करता है और एक्ट करता है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि इंसान का बिहेवियर किन फैक्टर से जो है इन्फ्लुएंस होता है। ये थ्योरी सिर्फ साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये हमें बेटर डिसीजन लेना, रिलेशनशिप इंप्रूव करना और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में भी हमारी हेल्प करती हैं। तो चलिए एक एक करके जो है हम इनको समझेंगे। पहले साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर सिर्फ वही नहीं होता जो हम कंटिन्यूस सोचते रहते हैं, बल्कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और पुरानी मेमोरीज भी हमारे कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। फ्रूड कहते हैं कि कई बार हम खुद ही नहीं पता कर पाते कि हम किस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं। की आइडिया की बात करें कि हमारे हिडन थॉट और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को क्लास में बोलने से बहुत डर लगता है, रीजन ये भी हो सकता है कि बचपन में उसको जो है सबने मजाक बनाया हो, इस वजह से वो इतना उसको कॉन्फिडेंस ना हो बोलने का क्लास के अंदर, वो एक्सपीरियंस उसके अनकॉन्शियस माइंड में रह गया हो, आज भी वो बिहेवियर उसको अफेक्ट करता हो, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये थ्योरी हमें समझाती है कि बिहेवियर के पीछे हिडन इमोशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमें किसी को जज करने से पहले कई उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर यहाँ पे बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो कि किसने दी थी, B.F. स्किनर ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर जो उसको सीखा जाता है, यानी इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस जो है उसको डेवलप होता है, यानी इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस से वो डेवलप होता है। अगर किसी काम को के बदले रिवॉर्ड मिलता है तो इंसान उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, और पनिशमेंट मिलती है तो उस बिहेवियर को अवॉइड करेगा, ठीक है। बिहेवियर रिवॉर्ड की आइडिया की बात करिए तो बिहेवियर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर एक बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है और पेरेंट्स उसको प्राइज करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो वो फ्यूचर में भी जो है और मेहनत करेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये थ्योरी स्कूल और होम्स में पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए टीचर और जो पेरेंट्स हैं उनको इसको यूज़ करना चाहिए ताकि जो बिहेवियर है बच्चों को अच्छे से स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो कार्ल रॉजर्स ने दी थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर इंप्रूव करने और लाइफ में ग्रो करने की नेचुरल कैपेबिलिटी होती है। हर पर्सन अपनी बेस्ट वर्जन में बनना चाहता है। इसके की आइडियाज़ की बात करें तो हर इंसान में गुडनेस और ग्रोथ की जो है पोटेंशियल होती है। जैसे सिग्निफिकेंस की बात करें, ये थ्योरी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ को इंकरेज करती है। ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाती है। अब बात करते हैं इनकॉग्निटिव थ्योरी जो कि जीन पियागेट ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ये थॉट्स हमारे फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कि आइडिया की बात करें तो थॉट्स जो है हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। जैसे एक बच्चा ट्रैफिक रूल फॉलो करता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ये सेफ्टी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये थ्योरी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करती है, इंप्रूव करती है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट बंदुरा ने दी थी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। हमें अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं। इसके की आइडिया की बात करें तो लर्निंग हैपेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिशंस। जैसे एक बच्चा टीवी पर किसी हीरो को लोगों की हेल्प करते हुए देखता है और खुद भी वैसे ही बिहेव करने लगता है, तो ये क्या है, एक सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी दूसरों से सीखकर वो खुद वैसा कर रहा है। हमेशा अच्छे रोल्स मॉडल को जो है यहाँ पे चूज करना चाहिए। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये थ्योरी जो है बताती है कि फैमिली, फ्रेंड्स और मीडिया का जो बिहेवियर है उसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए हमें अच्छे रोल मॉडल्स जो हैं उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए, उनको चूज करना चाहिए। सिक्स्थ यहाँ पे ट्रेट थ्योरी जो कि गॉर्डन एल्पोर्ट ने दी थी, ठीक है। लास्ट थ्योरी है
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर इंसान की कुछ परमानेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, पेशेंस या फिर सेल्फिशनेस। ये ट्रेट्स उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। की आइडिया की बात करें, पीपल जो है अपनी पर्सनालिटी के बिहाफ पर ही उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे एक ऑनेस्ट पर्सन हर सिचुएशन में जो है सच बोलेगा, चाहे उसे बेनिफिट हो या लॉस हो। ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये थ्योरी इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने में हेल्प करती है और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डेवलप करने पे फोकस करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी क्या सिग्निफिकेंस है अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन बिहेवियर को। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग बिहेवियर क्यों देखते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करती है। ठीक है। ये बेटर रिलेशनशिप बनाने और सोशल हार्मनी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये हमें बेटर डिसीजन लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में सिखाती है एंड पर्सनल ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉलरेंस, एम्पैथी और सोशल बिहेवियर को प्रमोट करती है। सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है रीजन और इमोशन का रोल क्या है ह्यूमन कंडक्ट में और ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन कंडक्ट होता क्या है। तो ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शन और दूसरों के साथ हमारा कंडक्ट, ये क्या है, ह्यूमन कंडक्ट है। ठीक है। यानी इंसान का बिहेवियर सिर्फ लॉजिक या सिर्फ उसके इमोशन से डिसाइड नहीं होता, दोनों को मिलकर ही हमारे एक्शन जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। रीजन हमें फैक्ट समझने में, एनालाइज करने में, वाइजली चूज करने में हेल्प करता है, और जबकि जो इमोशन है वो केयर, मोटिवेशन और एम्पैथी देता है। और जब ये दोनों रीजन जो है, जब ये रीजन और जो इमोशन से आपस में दोनों बैलेंस होते हैं, तब हमें जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग और एथिकल बिहेवियर जो हमारे अंदर डेवलप होता है। आप समझते हैं रोल क्या है रीजन और इमोशंस का ह्यूमन कंडक्ट में। तो सबसे पहले रोल ऑफ रीजन को समझते हैं। तो पहले हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड सिचुएशन, यानी रीजन सबसे पहले हमें किसी भी सिचुएशन को क्लियरली समझने में हेल्प करता है। यह हमें लॉजिकल सोचना जो है, यह हमें लॉजिकली सोचना सिखाता है ताकि हम बिना कंफ्यूजन के जो है डिसीजन ले सकें। इन इवैल्यूएटिंग राइट एंड रॉन्ग, यानी रीजन हमें जज करना सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज के बेसिस पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर थर्ड है यहाँ पे हेल्प इन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रीजन जो है फ्यूचर कंसिक्वेंस के बारे में सोचने की एबिलिटी देता है। यानी डिसीजन लेने से पहले हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है और बेस्ट ऑप्शन को चूज करने में हेल्प करता है। देन फोर्थ है प्रमोट सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो ये क्या करता है, रीजन हमें इंपल्सिव बिहेवियर से बचाता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को डेवलप करता है और इसी की वजह से जो है सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव होता है। देन फिफ्थ है यहाँ पे सपोर्ट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है लर्निंग को एंड एक्सपीरियंस को, पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज करके और हमें फ्यूचर जो बेटर डिसीजन है उनको लेने में हमारी हेल्प करता है। अब ये तो थे सारे रोल रीजन के। अब समझते हैं रोल ऑफ इमोशन। इमोशन के क्या रोल है, जिसमें पहला है प्रोवाइड्स फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। तो इमोशन हमारे एक्शंस को एनर्जी देता है। इमोशन ही नहीं होंगे तो किसी काम को करने की मोटिवेशन भी नहीं होगी उसके साथ साथ। ठीक है। देन सेकंड है डेवलप्स एम्पैथी एंड कंपैशन, यानी इमोशन हमें दूसरों की फीलिंग समझना सिखाता है, इसकी वजह से हमें केयर और कंपैशन जो है, हमारे अंदर जो केयर और कंपैशन है वो डेवलप होती है। देन थर्ड यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस चॉइस एंड प्रेफरेंस, यानी हमारे इमोशंस ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पसंद है, किस चीज़ से हमें हैप्पीनेस मिलती है और किस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है। देन फोर्थ है गिव्स स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब होप, करेज और कॉन्फिडेंस जो है इमोशन देता है हमें, इसी से हम जो है डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर पाते हैं। देन फिफ्थ यहाँ पे बिल्ड्स रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, यानी लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और केयर जैसे जो इमोशन है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाते हैं और ये सोसाइटी में ट्रस्ट और कॉपरेशन को भी इंप्रूव करते हैं। सो आई होप कि आपको दोनों के रोल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्या रीजन और इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग को। तो देखो सब रीजन और इमोशन मिलकर एथिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है रीजन हमें सिचुएशन को क्लियरली समझाने में हेल्प करता है, फैक्ट्स, रूल्स, ठीक है, और जो कंसिक्वेंस को इवैल्यूएट करता है और बताता है कि लॉजिकली क्या सही है। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो इमोशंस हमें दूसरों की फीलिंग समझने में हेल्प करता है, ये हमें काइंडनेस, एम्पैथी और ह्यूमन किससे जो कनेक्ट करता है। सो बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस इन वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, तो वैल्यू एजुकेशन में रीजन और एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझेंगे। तो ये बैलेंस जजमेंट और वाइज डिसीजन को डेवलप करता है, ये एम्पैथी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल कैरेक्टर यहाँ से बनते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, केयरिंग, पीसफुल, ठीक है, एंड जो जस्टिस सोसाइटी है उसको क्रिएट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। सो आई होप ये आंसर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी के बीच में एंड डिस्कस करना है रोल वैल्यू एजुकेशन का कैरेक्टर बिल्डिंग में एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है। तो कैरेक्टर वर्सेस पर्सनालिटी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले है मीनिंग। तो कैरेक्टर का मतलब है किसी इंसान के मॉरल क्वालिटीज़ और इनर वैल्यूज़, ये ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी जैसे वैल्यूज से मिलकर बनता है। यानी कैरेक्टर डिसाइड करता है कि इंसान सही है और गलत में क्या चूज़ करेगा। दूसरी तरफ है पर्सनालिटी, इसका मतलब है इंसान के आउटर बिहेवियर, यानी उसका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग स्टाइल, कॉन्फिडेंस और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का स्टाइल। ठीक है। नेचर की बात करें तो कैरेक्टर अंदर की क्वालिटी होती है, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है और आसानी से चेंज नहीं होती। एंड जबकि जो पर्सनालिटी वो आउटवर्ड है, ये टाइम, इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इंप्रूव या फिर चेंज हो सकती है। फोकस की बात करें तो कैरेक्टर का फोकस होता है राइट पर, गुड पर और एथिकल बिहेवियर पे।
यानी इंसान मॉरली कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड पर्सनालिटी की जो बात करें तो इसका फोकस होता है प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन पे, यानी इंसान अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करता है। फॉर्मेशन की बात करें तो कैरेक्टर, वैल्यूज़, ठीक है, अपब्रिंग, लाइफ एक्सपीरियंस, कॉन्शियस चॉइस जो है ये क्या होता है, कैरेक्टर डेवलप होता है। एंड जबकि पर्सनालिटी परमानेंट इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड स्किल और सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है। मेजरमेंट की बात करते हैं तो कैरेक्टर को किसी इंसान के एक्शंस, इंटेंशंस और ऑनेस्टी से मेजर किया जा सकता है। एंड पर्सनालिटी को अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर से जज किया जाता है। जैसे कैरेक्टर का एग्जांपल लें तो ऑनेस्टी, काइंडनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट, करेज और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर के एग्जांपल है। अब पर्सनालिटी के एग्जांपल की बात करें तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस, पोलाइटनेस एंड गुड हैबिट्स, ये क्या है, पर्सनालिटी के एग्जांपल हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब रोल ऑफ वैल्यू एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू एजुकेशन का क्या रोल है कैरेक्टर बिल्डिंग में, तो डेवलप मॉरल वैल्यूज, यानी वैल्यू एजुकेशन हमें ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट जैसे जो मॉरल्स वैल्यू है वो सिखाती है। ये क्या करता है, ये वैल्यूज एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की फाउंडेशन है। देन सेकंड है प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ये सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, हमेशा जो है सही काम करने की हैबिट डेवलप करते हैं हमारे अंदर। डिसिप्लिन के बिना जो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है पॉसिबल नहीं है। देन थर्ड है बिल्ड्स एम्पैथी एंड कंपैशन, यानी वैल्यू एजुकेशन दूसरों के इमोशंस को समझना, उनकी हेल्प करना सिखाती है। ये काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और को क्या करती है, डेवलप करती है। एंड फोर्थ यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये सिर्फ हमें अपने लिए नहीं बल्कि फैमिली, सोसाइटी, नेशन के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाती है। देन फिफ्थ यहाँ पे गाइड्स एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी वैल्यू एजुकेशन हमें राइट और रॉन्ग डिसीजन है समझाती है, उसमें हेल्प करती है समझने में, और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सही जो डिसीजन है वो लेना सिखाती है। देन सिक्स की बात करते हैं क्रिएट्स पॉजिटिव सिटीजन, जब सोसाइटी में लोग वैल्यू को फॉलो करेंगे तो पीसफुल, जस्टिस और हार्मोनियस सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी। इसीलिए तो वैल्यू एजुकेशन जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को बनाती है। तो देखो पहला है इनहेंस सेल्फ अवेयरनेस, यानी वैल्यू एजुकेशन हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स और इमोशन को समझने में हेल्प करती है। एंड सेकंड है यहाँ पे इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग, ठीक है, लिसनिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें सिखाती है, जिससे जो है पर्सनैलिटी नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है। देन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी वैल्यू एजुकेशन पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ बिलीफ में डेवलप करती है। कॉन्फिडेंट पर्सन हर सिचुएशन को जो है बेटर हैंडल कर सकता है। देन डेवलप गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, यानी पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी, क्लीननेस एंड गुड मैनर्स पर्सनैलिटी को इंप्रेसिव बनाता है। देन है यहाँ पे प्रमोट सोशल अडेप्टेबिलिटी, यानी ये हमें अलग अलग लोगों के साथ एडजस्ट करना, टीम वर्क करना और डाइवर्सिटी के साथ रिस्पेक्ट करना सिखाती है। देन फिर है यहाँ पे प्रिपेयर फॉर लीडरशिप, यानी वैल्यू एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग और इंस्पिरेशन जैसे लीडरशिप इक्वालिटी को डेवलप करती है। इसी वजह से एक इंसान अच्छा लीडर जो है वो बन पाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी टुगेदर, कि क्या इंपॉर्टेंस है कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी की एक साथ। देखो जिसमें दोनों इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है। गुड कैरेक्टर लाइफ को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। गुड पर्सनालिटी दूसरों पर जो है पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है। कैरेक्टर जो है रिस्पेक्ट दिलाता है हमें, एंड जो पर्सनालिटी और जो पर्सनालिटी है वो अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, दोनों मिलकर सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और बेटर सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, एंड ये ट्रू लीडरशिप की फाउंडेशन को भी क्रिएट करते हैं। सो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, एंड इसके क्या रोल है इसका डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। तो ये एक ऐसी कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हर इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, स्किल्स और बिहेवियर को सीखता है, अपनी लाइफ का क्या है हिस्सा भी बना लेता है। इसी प्रोसेस की वजह से इंसान सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचना, फील करना और बिहेव करना सीखता है, और धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है। देखो सबसे पहला है यहाँ पे लर्निंग। यहाँ इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल्स, लैंग्वेजेस, ठीक है, वैल्यूज़ और बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा थैंक यू, सॉरी, रिस्पेक्ट देना और शेयरिंग करना सीखता है, ये उसकी सोशल लर्निंग की क्या है, शुरुआत होती है। फिर आता है इंटरनलाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में क्या करता है, पार्ट बना लेता है। जैसे ऑनेस्टी सिर्फ बुक में पढ़ने की चीज़ नहीं होती, बल्कि इसको अपनी आदत भी बनाना पड़ता है। यही क्या है, इंटरनलाइजेशन है। ठीक है, देन फिर आते हैं यहाँ पे रोल टेकिंग। इस स्टेज में इंसान अलग अलग सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स, ऑफिस में एम्प्लॉय और सोसाइटी में सिटीजन्स। ठीक है, हर रोल के साथ कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जिन्हें समझना और निभाना जो है रोल टेकिंग कहलाया जाता है। देन फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट की। रूल्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंडिविजुअल उनके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एडजस्ट करता है। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना, पब्लिक प्लेस पर लाइन में खड़े रहना, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, ये सारे सोशल एडजस्टमेंट के एग्जांपल हैं। देन फिर आता है यहाँ पे डेवलपमेंट। ठीक है, ये लास्ट है स्टेप इसमें। इस स्टेप में इन सब एक्सपीरियंस के बाद इंसान की पर्सनैलिटी और वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाती है। अब उसके डिसीजंस उसके मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होंगे, और वही वैल्यूज़ उसके फ्यूचर बिहेवियर को गाइड करेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं यहाँ पे सोशलाइजेशन के, यानी कौन हमें ये सब सिखाता है। जैसे फैमिली, तो बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर से ही लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। फैमिली हमें लव, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, शेयरिंग और डिसिप्लिन जैसे बेसिक वैल्यू सिखाती है। इसलिए फैमिली को जो है फर्स्ट स्कूल कहा जाता है किसी भी बच्चे का। देन फिर आता है स्कूल। दूसरा, स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन बल्कि डिसिप्लिन, कॉपरेशन, पंक्चुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। ठीक है, जो है स्टूडेंट के कैरेक्टर को शेप करने में बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तीसरा यहाँ पे पेयर्स, यानी फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ रहकर हम कम्युनिकेशन, टीम वर्क और सोशल बिहेवियर सीखते हैं। हमारी हैबिट्स और एटीट्यूड पर भी जो है फ्रेंड्स का काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है।
इसीलिए अच्छी कंपनी चूज़ करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी अच्छे दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी हमें ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल और कल्चरल वैल्यू सिखाती है। यहीं से बिलोंगिंगनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो फीलिंग है वो डेवलप होती है। देन मीडिया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया हमारी थिंकिंग और ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीडिया का यूज़ वाइजली किया जाए तो बहुत पॉजिटिव लर्निंग यहाँ से हमें मिल सकती है। देन फिर आता है रिलीजन। रिलीजन हमें काइंडनेस, ट्रूथ, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड रिस्पेक्ट जैसे स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यू सिखाता है। ये इंसान को एथिकल लाइफ जीने में क्या करता है, इंस्पिरेशन देता है। सो बात करते हैं यहाँ से रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। क्या रोल है सोशलाइजेशन का डेवलप करने के लिए वैल्यूज़ को? डेवलप्स मॉरल वैल्यू, यानी सोशलाइजेशन हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझाता है। ये ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस और जस्टिस जैसे मॉरल वैल्यूज़ उनको डेवलप करता है। देन बिल्ड एम्पैथी एंड कंपैशन, यानी ये दूसरों के इमोशंस को समझने में उनकी रिस्पेक्ट करना हमें सिखाता है। इसी से एम्पैथी और कंपैशन जो है वो डेवलप होता है, सोसाइटी में हार्मनी बनती है। देन प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशलाइजेशन हमें अपने लिए नहीं बल्कि फैमिली, सोसाइटी, नेशन और इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है। देन इनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ये सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन डेवलप करता है। इंडिविजुअल अपनी इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना यहाँ से सीखता है, सोसाइटी का एक और सोसाइटी के सारे रूल्स को फॉलो करता है। देन फिर स्ट्रेंथ एंड सोशल हार्मनी, यानी सोशलाइजेशन लोगों के बीच बिलोंगिंगनेस, टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट बढ़ाता है। इसी वजह से सोसाइटी पीसफुल और यूनाइटेड बनती है। प्रिपेयर्स अ बेटर सिटीजन, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशलाइजेशन एथिकल, रिस्पॉन्सिबल और वैल्यू बेस्ड सिटीजन को बनाता है। ऐसे सिटीजन नेशन की प्रोग्रेस में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है देते हैं। सो आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 14, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, पेरेंट्स एंड पेयर ग्रुप इन वैल्यू डेवलपमेंट। कि फैमिली का, स्कूल का, पेरेंट्स का और जो फ्रेंड ग्रुप है उनका किस तरीके से आपकी वैल्यू डेवलपमेंट पे क्या रोल है उनका। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। वैल्यूज जो जन्म से यानी बर्थ, जैसे हम बॉर्न होते हैं हमारे जन्म के साथ नहीं आती है वैल्यूज़, हम धीरे धीरे सीखते हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारा इन्वायरमेंट और हमारे एक्सप्रेशंस मिलकर के क्या करते हैं, हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो फैमिली, स्कूल, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ग्रुप का होता है। ये चारों मिलकर हमारी सोच, एटीट्यूड, बिहेवियर और कैरेक्टर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब एक एक को हम यहाँ डिटेल में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है रोल ऑफ फैमिली वैल्यू डेवलपमेंट। जो फैमिली है उसको पहला स्कूल माना जाता है बच्चे का, जिससे पहले प्रोवाइड्स लव एंड सिक्योरिटी, यानी सबसे पहले फैमिली हमें प्यार, केयर और इमोशनल सिक्योरिटी देती है। जब बच्चा सिक्योर फील करता है तब उसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। टीच बेसिक वैल्यू, यानी फैमिली की ऑनेस्टी, काइंडनेस, शेयरिंग, रिस्पेक्ट, ट्रूथफुलनेस, ओबीडियंस एंड जो क्लीनलीनेस है जैसे जो बेसिक वैल्यूज़ है वो हमें सिखाती है। ये वैल्यूज़ बचपन से ही डेवलप होने लगते हैं हमारे अंदर। रोल मॉडलिंग, यानी बच्चे सिर्फ जो है सुनते नहीं है बल्कि वो देखते भी हैं और उसको देखकर सीखते भी हैं। तो पेरेंट्स और फैमिली मेंबर के बिहेवियर ही बच्चे के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। अगर घर वाले अच्छा बोलते हैं तो बच्चा भी ऑनेस्टी सीखेगा, वो भी अच्छा ही बोलेगा, ठीक है। फिर आता है डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फैमिली लाइफ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेशन और एल्डर की रिस्पेक्ट सिखाती है। ये क्वालिटी फ्यूचर लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉरल सपोर्ट की। तो यहाँ पे जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब फैमिली हमें गाइड करती है। फैमिली डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसलिए कहा जाता है फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल का क्या यहाँ पे रोल है वैल्यू डेवलपमेंट पे। तो देखो स्कूल सिर्फ बुक्स की नॉलेज नहीं देता बल्कि स्कूल लाइफ वैल्यूज़ भी डेवलप करवाती है हमारे अंदर, जिसमें सबसे पहले है यहाँ पे प्रोवाइड्स नॉलेज एंड अवेयरनेस, यानी स्कूल एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ मॉरल और सोशल अवेयरनेस भी देता है, स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, ठीक है। डेवलप सोशल वैल्यूज़, यानी स्कूल रिस्पेक्ट, कॉपरेशन, टॉलरेंस, टीम वर्क और इक्वालिटी को सिखाता है। क्लासरूम एक्टिविटीज से स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना यहाँ से सीखते हैं। फिर आता है इंस्टिल्स डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी स्कूल पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सेल्फ कंट्रोल और ड्यूटी का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस सिखाया जाता है। रूल्स फॉलो करना भी क्या है, स्कूल ही हमें सिखाता है। देन फिर बात करते हैं इनकरेज एथिकल बिहेवियर। तो टीचर और स्कूल इन्वायरमेंट, ऑनेस्टी, फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट को राइट और रॉन्ग का यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है। एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी स्पोर्ट, कल्चर प्रोग्राम्स और जो कोक सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और रिस्पेक्ट यहाँ से डेवलप होती है। इसलिए स्कूल पर्सनैलिटी और कैरेक्टर दोनों को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसका क्या रोल है वैल्यू डेवलपमेंट में। देखो तो पेरेंट्स जो होते हैं हमारे जो होते हैं पहले रोल मॉडल होते हैं। चिल्ड्रन होते हैं पेरेंट्स की बातों से ज़्यादा उनके एक्शंस को कॉपी करते हैं। देन फिर आता है कम्युनिकेशन गाइडेंस, यानी पेरेंट्स की अच्छी कम्युनिकेशन और गाइडेंस बच्चे को राइट और रॉन्ग समझने में हेल्प करती है। सेल्फ स्टीम, यानी जब पेरेंट्स अप्रिशिएट और इनकरेज करते हैं तब जो बच्चे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है उनका। देन सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज, यानी पेरेंट्स जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाते हैं। देन इनकरेज गुड हैबिट्स, यानी पेरेंट्स ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, क्लीननेस और हार्ड वर्क जैसे जो अच्छे हैबिट्स हैं वो उनको अपने बच्चों में डेवलप करवाते हैं। इसलिए पेरेंट्स का जो रोल है लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि क्या रोल है यहाँ पे फ्रेंड्स का वैल्यू डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी फ्रेंड्स हमारी थिंकिंग, चॉइस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम अक्सर अपने फ्रेंड्स से जो है इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं। इनकरेज पॉजिटिव वैल्यूज, यानी अगर फ्रेंड्स अच्छे हैं तो ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉपरेशन और हेल्पिंग नेचर जो हमारे अंदर डेवलप होगा। देन डेवलप सोशल स्किल्स, यानी पेयर जो है यानी फ्रेंड्स का जो इंटरेक्शन है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर इंप्रूव करता है। में इन्फ्लुएंस नेगेटिवली, यानी लेकिन अगर इन्फ्लुएंस जो है पॉजिटिव नहीं होता
मतलब अगर गलत कंपनी हो या गलत दोस्त हो तो उनके फिर रॉन्ग हैबिट्स और रॉन्ग डिसीजन लेने की तरफ जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स जो हैं यानी जो दोस्त हैं बहुत ही सही तरीके से चूज करके अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हेल्प इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन यानी फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस, बिलोंगिंगनेस और पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टुगेदर, अब सवाल आता है ये सब मिलकर क्या करते हैं। तो जब फैमिली, स्कूल, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ग्रुप है ये एक साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना देते हैं तब स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप होती हैं, गुड कैरेक्टर बनता है, पर्सनैलिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार होते हैं एंड रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और हार्मनी सोसाइटी में बढ़ जाती है। यानी इन सबका कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन, इन सबका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन एक बेटर सोसाइटी को बनाता है। सो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तक जो भी हमारे साथ चैनल में बने हुए हैं, सो आई होप कि आप सबने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है यहाँ पे, हर एक कंसेप्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वन शॉट देख लो ये वाली एंड रीड्स जो नोट्स हैं उनको 2-3 बार रीड कर लेना, आपका हो जाएगा बस इनफ है इतना एग्जाम के लिए, और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड मुझे फीडबैक ज़रूर देना बाद में, एग्जाम के बाद ये जो वन शॉट कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, जो हमारा टारगेट है 1K का उसको कंप्लीट करवा दें। स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो है मीडिया इन्फ्लुएंस करती है वैल्यू डेवलपमेंट को, और डिस्कस करना है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को सोसाइटी पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया होती क्या है। तो मीडिया में टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। आज के टाइम में मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा बन चुका है। हम रोज़ किसी ना किसी फॉर्म में मीडिया का यूज़ करते हैं। मीडिया जो मीडिया है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि ये हमारी थिंकिंग, एटीट्यूड, बिलीव्स और बिहेवियर वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करता है। अगर मीडिया का सही यूज़ किया जाए तो ये लर्निंग और अवेयरनेस का एक पावरफुल सोर्स बनता है, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ हो तो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों पर क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है। अब देखते हैं मीडिया के यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन वैल्यू डेवलपमेंट, जिसमें पहले स्प्रेड अवेयरनेस। मीडिया एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीननेस, वुमेन सेफ्टी और सोशल इश्यूज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करता है। जैसे स्वच्छ भारत या फिर सेव इन्वायरमेंट कैंपेन के थ्रू लोगों में क्या होती है, अवेयरनेस बढ़ती है। देन दूसरा है यहाँ पे प्रोवाइड नॉलेज, यानी मीडिया नॉलेज का क्या है, बहुत बड़ा एक सोर्स है, जिसमें न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल वीडियोज़ और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है हम नए टॉपिक सीखते हैं और दुनिया को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसको लर्न कर रहे हो ना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब भी आपके लिए। तो इसीलिए मीडिया जो है लर्निंग को और भी ज़्यादा ईजी और एक्सेसिबल बना देता है। देन फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रमोट पॉजिटिव वैल्यू, यानी मीडिया हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज, गुड रोल मॉडल्स जो है वो दिखाती है। ये ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज, हेल्पिंग नेचर और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स जैसे जो पॉजिटिव वैल्यूज उसको प्रमोट करती है। ऐसे प्रोग्राम हमें एक बेटर ह्यूमन बींग बनने में क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। देन फिर आते हैं यहाँ पे इनकरेज सोशल चेंज, यानी मीडिया इक्वालिटी, जस्टिस, पीस और ह्यूमन राइट को सपोर्ट में क्या करती है, कैंपेन चलाती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर एंटी वायलेंस कैंपेन सोसाइटी, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चेंज लाने में क्या करती है, हेल्प करते हैं। देन फिर आता है बिल्ड कम्युनिकेशन, तो मीडिया अलग अलग कम्युनिकेशंस और कल्चर के लोगों को कनेक्ट करता है। ये डायलॉग्स, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है। इससे सोसाइटी में यूनिटी और हार्मनी जो है वो बढ़ती है। एंड रिलीव स्ट्रेस, यानी गुड क्वालिटी मीडिया एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है। म्यूजिक, कॉमेडी और मोटिवेशनल कंटेंट जो है स्ट्रेस को कम करता है एंड इमोशन वेलबींग को इंप्रूव करता है। इसलिए मीडिया का पॉजिटिव यूज़ जो है मेंटल रिलैक्सेशन भी देता है। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस का, जो कि हमारी वैल्यू डेवलपमेंट पे पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रमोट वायलेंस, यानी अगर कोई पर्सन वायलेंट मूवीज़ या गेम्स बहुत ज़्यादा देखता है तो उसके बिहेवियर पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इससे एग्रेशन और जो है इंसेंसिटिव जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है। फिर आता है इनकरेजेस कंज्यूमरिज्म, यानी एडवर्टीजमेंट और ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखकर लोग अननेसेसरी शॉपिंग, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो डेवलप होने लगती हैं। स्प्रेड्स नेगेटिविटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन, यानी तो आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है, अफवाहें जो है फालतू की वो होती हैं, स्प्रेड होती हैं पूरे देश भर में। अगर बिना वेरीफाई किए इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो उससे कन्फ्यूजन, फियर और रॉन्ग बिलीफ जो है वो क्रिएट होते हैं। इसलिए हर इन्फॉर्मेशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, यानी एक्सेसिव यानी ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम, नेगेटिव कंटेंट, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम को का क्या होता है, रीज़न बनता है। वीकेंड्स, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी जब लोग मोबाइल सोशल मीडिया में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो क्वालिटी टाइम को नहीं स्पेंड कर पाते, वो टाइम कम हो जाता है। इससे रिलेशनशिप वीक होने लगते हैं और लॉनलीनेस फील होती है फिर इंसान को। देन सिक्स्थ यहाँ पे प्रमोट इमोरल एंड अनएथिकल वैल्यूज, यानी कुछ कंटेंट डिसऑनेस्टी, डिसरिस्पेक्ट, एडिक्शंस एंड अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। ऐसे कंटेंट का नेगेटिव इफेक्ट स्पेशली चिल्ड्रन और टीनेजर्स पर है जो है वो जल्दी पड़ता है। इसलिए कंटेंट सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब सवाल आता है मीडिया का सही यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहला है लिमिट स्क्रीन टाइम, यानी सबसे पहले स्क्रीन टाइम का लिमिट रखें अपनी, यानी मीडिया और दूसरी एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस जो है मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूज़ क्वालिटी कंटेंट, यानी हमेशा एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट ही देखना चाहिए। ऐसे कंटेंट को प्रेफरेंस दें जो नॉलेज और वैल्यूज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। फिर आते हैं यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस, यानी पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए और जो भी मीडिया उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना चाहिए। फिर आता है थिंक क्रिटिकली, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन पे बिलीव या शेयर करने से पहले उसको जो सच्चाई है उसको गहराई से डीपली उसको वेरीफाई करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग जो है फेक न्यूज़ से हमें बचाता है। फिर आता है यूज़ मीडिया फॉर गुड पर्पस, यानी मीडिया का यूज़ लर्निंग, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए भी होना चाहिए। बी आर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन, यानी ऑनलाइन हमेशा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए। किसी को हर्ट करने वाले कंटेंट जो है ना वो शेयर करनी चाहिए, ना ही कोई ऐसे कमेंट वगैरह करनी चाहिए। हमेशा जो है एथिकल बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना हर इंटरनेट यूजर की क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये था आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो वैल्यू एजुकेशन पर। आई होप कि सब चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपको बस ये वन शॉट देखना है, नोट्स को पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 जुलाई से, जिसके जो भी एग्जाम है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें, डेट भी बता दें, सब्जेक्ट नेम भी बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।